अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे FON का यूनिट 3 ह्यूमन रेस्पॉन्सेज टू इलनेस, जो कि हमारी डाउ की पीपीटी है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि एक इलनेस की वजह से ह्यूमन का रेस्पॉन्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ At the end of this unit, learner will be able to define coping stress tolerance pattern, differentiate the concepts of stress and stimulus response and transactions, identify physiological and psychological manifestation of stress, discuss factors affecting coping pattern during hospitalization, describe various types of coping pattern, discuss the nursing process related to coping stress pattern। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज़ अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस चेंजेस इन द नॉर्मल बैलेंस स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? एक वो कंडीशन होती है कि जब किसी इंडिविजुअल की जो नॉर्मल बैलेंस स्टेट है उसमें चेंजेस आने लगे। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का पेशेंट है, वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल नॉर्मली स्टेट में बैठा है। अब उसको एकदम से किसी चीज़ का अगर स्ट्रेस पड़ता है या वो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसकी स्ट्रेस की वजह से उसका हार्ट रिदम रैपिडली चलने लगेगा, उसकी पल्स जो है वो रैपिडली हो जाएंगे, उसका जो नॉर्मल बैलेंस स्टेट है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं होगा, उसको किसी न किसी चीज़ की टेंशन रहेगी, तो वो बेसिकली एक स्ट्रेस कहलाता है, वो कंडीशन होती है। ठीक है, पेरेंट्स रिफर टू द स्ट्रेस ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन, वर्किंग पीपल टॉक ऑफ द स्ट्रेस ऑफ देयर जॉब्स एंड स्टूडेंट्स ऑल लेवल्स ऑफ द स्ट्रेस ऑफ स्कूल। अब बच्चे क्या होते हैं कि वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चों की परवरिश करते हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं कि उन पे एक स्ट्रेस होता है, एक दबाव होता है, वो बच्चों की परवरिश किस तरीके से करते हैं, उनको रोक टोक करना, उनको अच्छा बुरा का बताना। ठीक है, तो वो एक स्ट्रेस में आता है कि पेरेंट्स पर होता है। उसके बाद क्या है कि जो वर्किंग पीपल होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको अपनी जॉब के बारे में स्ट्रेस होता है कि सुबह उठ के ऑफिस जाना है, वहाँ पे ये काम करना है, वो मीटिंग अटेंड करनी है, वो प्रोजेक्ट साइन करना है, वो असाइनमेंट क्लियर करना है, उनको अपने स्ट्रेस होता है, अपने वर्क का काम होता है। उसके बाद क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, उसको भी अपने स्कूल का स्ट्रेस होगा। अब अगर नर्सरी क्लास का बच्चा है, अगर वो नर्सरी क्लास का बच्चा है तो उसको भी ये स्ट्रेस है कि कल मेरा टेस्ट है, कल मुझसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर नेम और मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसको भी इस चीज़ का स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। ठीक है, मतलब कि किसी बड़ी सिचुएशन का भी होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है किसी घर में, तो वो एक स्ट्रेस अलग होता है। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, वो स्ट्रेस अलग होता है। काम करने वाले लोगों का अलग होता है। पेरेंट्स जो हैं बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस अलग होता है। अब देखते हैं कि स्ट्रेसर क्या होता है। अ स्ट्रेसर इज एनी इवेंट और स्टिमुलस दैट कैन कॉजेज एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेसर क्या होता है कि कोई भी हादसा या कोई भी वाकया हुआ, ठीक है, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, उसको जो है मतलब कि फेस कर रहा है उसको। अब कोई हादसा हो गया, फॉर एग्जांपल किसी के घर में अगर डेथ हो गई है, तो वो क्या है, वो स्ट्रेसर हो गए। जो पेशेंट है या पर्सन है, तो वो क्या है, स्ट्रेसर में आएगा, क्योंकि वो उस हादसे की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से मेंटली फिजिकली तौर पे डिस्टर्ब हो गया। जाहिर है उसकी वजह से उसका जो है। अब नीचे क्या है कि व्हेन अ पर्सन फेसेस स्ट्रेसर्स, रेस्पॉन्सेस आर रेफर टू एज कॉपिंग स्ट्रेटजीज, कॉपिंग रेस्पॉन्सेस और कॉपिंग मैकेनिज्म। जब वो फेस करेगा स्ट्रेसर को, स्ट्रेसर कहते हैं कोई भी वाकया हो जाना, हादसा हो जाना, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो, तो उसका आप जब वो पर्सन फेस कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो रेस्पॉन्सेस होंगे वो चेंज होंगे, उसकी कॉपिंग स्ट्रेटजीज चेंज होंगी। अब कॉपिंग स्ट्रेटजीज में क्या आता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा, पर्सनस रिएक्शन टू सच अ सिचुएशन, उस सिचुएशन को देख के उसका रिएक्शन क्या होगा, वो आपको कॉपिंग स्ट्रेटजीज में आएगा। उसके बाद आता है कॉपिंग रेस्पॉन्सेस। उस कॉपिंग रेस्पॉन्सेस में क्या होगा, थॉट्स एंड बिहेवियर्स टू मैनेज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसके ख्यालात क्या होंगे, उसका सलूक क्या होगा, उसकी जो सिचुएशन है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसको वो किस तरीके से मैनेज करेगा, वो आपको कॉपिंग रेस्पॉन्स में आएगा। उसके बाद आता है कॉपिंग मैकेनिज्म। कॉपिंग मैकेनिज्म में क्या होगा, हाउ द पर्सन अंडरस्टैंड द स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड हैव टू मेंटेन इमोशंस।
मतलब कि वो किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करेगा, अपने आप को ये समझाएगा कि ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और इसको मतलब कि इसमें जो अपने इमोशंस वगैरह हैं उनको मेंटेन रखेगा। मतलब क्या होता है कि एकदम जैसे ही उसको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल इसके घर में किसी रिलेटेड किसी की भी मतलब कि डेथ हो गई, अब उसको पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली उसका रिएक्शन चेंज होगा, फिर उसके ख्यालात चेंज होंगे, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि टाइम बाय टाइम वो अपने आप को समझाने लगेगा कि देखो ये तो वक्त के साथ है, ठीक है, डेथ तो है, सबके साथ है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, वो अपने आप को समझाने की कोशिश करेगा और अपने इमोशंस को मेंटेन करेगा। तो वो हमारा कॉपिंग स्ट्रेटजीज, कॉपिंग रेस्पॉन्स एंड कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वो फौरी तौर पर चेंज हो जाएगा जब कोई भी स्ट्रेसर मतलब कि फेस कर रहा होगा पर्सन, कोई भी पर्सन अगर स्ट्रेसर फेस कर रहा है, ऐसा हादसा, ऐसा वाकया जो कि उसकी फिजिकली तौर पर उसको इफेक्ट कर रहा है, मेंटली तौर पर उसको इफेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा स्ट्रेसर कहलाएगा। उसके बाद आता है स्ट्रेस एंड कॉपिंग पैटर्न। Coping stress tolerance pattern indicate how someone will allow their personal life to be influenced by occurring events or they will take away from the experiences। मतलब कि अब इसमें क्या होता है कि एक शख्स की ज़िंदगी में होने वाले जो हादसात होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, उसका उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, उसने उससे क्या सीखा, क्या तजर्बात उसने हासिल किए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मेरे साथ जब ये हादसा हुआ तो मैंने इससे ये सीखा, ठीक है। तो वो आता है कि कॉपिंग स्ट्रेस पैटर्न टॉलरेंस आता है कि बर्दाश्त करना। ये वो होता है कि सामने वाले की पर्सनल लाइफ में उस पेशेंट हो या पर्सन हो, कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी में उस हादसे का क्या असर पड़ा और उसने उससे क्या सीखा। दिस पैटर्न डिस्क्राइब द क्लाइंट्स जनरल कॉपिंग पैटर्न एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ पैटर्न इन टर्म ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस। और ये पैटर्न जो है क्लाइंट के जो स्ट्रेस मतलब कि जो वो बर्दाश्त कर रहा है, वो किस तरीके से उस लम्हे से गुजर रहा है जब पेशेंट हमारे पास आता है। इफ़ ही और शी इज़ इन स्ट्रेस पोजीशन, अगर वो स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस पोजीशन में, तो हम उससे ये पूछेंगे कि क्या आपको परेशानी है, क्या स्ट्रेस है आपको, जो कि आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी जो स्ट्रेस टॉलरेंस है, जो आप बर्दाश्त कर रहे हो, ऐसी क्या चीज़ है जिसका असर आपके मेंटली तौर पे भी पड़ रहा है, फिजिकली तौर पे भी पड़ रहा है। तो हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे और वो हमें पूरा पैटर्न क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। तो वो क्या होता है, एक स्ट्रेस एंड कॉपिंग पैटर्न में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। अब कुछ स्ट्रेस के जो मॉडल्स होते हैं, मतलब कि जिनको एक नर्स जो है वो यूज़ करती है ताकि अपने क्लाइंट की जो है वो असेसमेंट कर सके, जब उसको जो है स्ट्रेस कंडीशन में पहचान सके और उसकी हेल्प कर सके। कुछ मॉडल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि नर्सिस कैन यूज़ दिस मॉडल्स टू असिस्ट क्लाइंट इन स्ट्रेटनिंग हेल्दी कॉपिंग रेस्पॉन्सेज एंड इन एडजस्टिंग अनहेल्दी unproductive responses. Three main models of stress are stimulus based, response based, ट्रांसेक्शन बेस्ड। नर्सिस क्या होती हैं कि इन मॉडल्स को इस्तेमाल करते हुए मरीज़ को अब अनहेल्दी वाली जो हालत होती है उससे हेल्दी की तरफ लेकर आना, उसको एडजस्ट करने में हेल्प कर रही होती हैं। इन फर्दर तीनों स्टेजेस को, तीनों बेस्ड को, तीनों मॉडल्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। अब नर्सिस क्या करती है, अब फॉर एग्जांपल कि आप जो है आपके पास पेशेंट आया, वो स्ट्रेस में है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई करनी है अपने माइंड में कि ये कौन सी स्ट्रेस से गुजर रहा है। स्टिमुलस है, रेस्पॉन्स है, ट्रांसैक्शन है। आपने फौरी तौर पे उसको क्लिक करना है अपने माइंड में और उसी के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट को टीच करना है, एडजस्ट करना है कि उसकी वजह से मतलब कि इतना असर उसके ऊपर पड़ रहा है स्ट्रेस का कि वो अनहेल्दी होता जा रहा है, अनप्रोडक्टिव होता जा रहा है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो अनप्रोडक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, उसको हेल्दी की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, और ताकि वो प्रोडक्टिव हमें रिस्पॉन्स दे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टिमुलस बेस्ड मॉडल क्या होता है। इन स्टिमुलस बेस्ड स्ट्रेस मॉडल, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टिमुलस, अ लाइफ इवेंट or a set of circumstances that arouses physiological and or psychological reactions that may increase the individual's vulnerability to illness. For example, a person's relatively recent experiences such as divorce, pregnancy एंड रिटायरमेंट। अब देखें स्टिमुलस बेस में क्या होता है कि इसमें उन हालतों को बताया जाता है जो कि मतलब कि फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, जिस्मानी और नफ्सियाती, उसके मुतालिक हो, जिससे मरीज़
की जो भी बीमारी वगैरह है ना वो ख़तरे में जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उसको किसी भी किस्म की कोई भी एक डिज़ीज़ लगा लें, अगर उसको डिज़ीज़ है किसी भी किस्म की और एकदम से उसको मतलब कि इस चीज़ से गुज़रना पड़ रहा है कि शी वाज़ डाइवोर्स ना, तो डाइवोर्स की सिचुएशन में क्या होगा या प्रेगनेंसी की सिचुएशन में क्या होगा या अगर वो रिटायरमेंट है तो उसी सिचुएशन में क्या होगा कि उसके ऊपर जो है उस डिज़ीज़ का भी स्ट्रेस है, फिर ऊपर से जो उसके साथ हादसा हुआ उसका भी उसके ऊपर स्ट्रेस है। हम जब अपने क्लाइंट को कहेंगे कि आपके साथ क्या परेशानी है आप हमें बताएं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं आपके ऊपर, तो जब हमें वो बताएगा उसके बाद फिर हम देखेंगे अच्छा इसके ऊपर ये वाला जो है मॉडल अप्लाई करना चाहिए। अगर वो बताते हैं फॉर एग्जांपल एक डाइवोर्स की पेशेंट आती है आपके पास, वो बताती है कि मेरी डाइवोर्स हो गई है और ये सिचुएशन है ये सब, तो अब आपने ये सोचना है कि अच्छा ये स्टिमुलस बेस्ड मॉडल है तो हमने पेशेंट को इसी तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये था स्टिमुलस बेस्ड मॉडल। अब देखते हैं रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल क्या होता है। स्ट्रेस में आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रेस्पॉन्स। दिस डेफिनेशन वाज डेवलप्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय सिलिए, the non-specific response of the body to any kind of demand made upon it। स्ट्रेस क्या है कि आप यो कंसिडर किया जा रहा है कि आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ पे पहले पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय स्ट्रेस आर द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विथ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, डीप अल्सर अपेयर इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब इसकी जो रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि कोई भी नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स आपकी बॉडी में और आपकी जो है किसी भी एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट और उसको बढ़ा दे। अब एग्जाम्पल को अगर आप समझेंगे तो डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल में क्या है कि अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट जो है स्ट्रेस की वजह से अफेक्टेड हो रहा है, जैसे आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उसमें क्या आएंगे जो स्टमक की लाइनिंग है उस पर डीप अल्सर जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे स्टमक की लाइनिंग में, क्योंकि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आता है। अब इससे क्या है कि ये जो डेफिनेशन है ना ये इसलिए हैंस सिलिए, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ स्ट्रेस, जिन्होंने स्ट्रेस की थ्योरी बताई थी। ठीक है, इसलिए किसको कहा जाता है फादर ऑफ स्ट्रेस, इज नॉन एज सिलिए या हैंस सिलिए। तो ये उन्होंने बताया था कि आपका जो है कोई भी रेस्पॉन्स होता है बॉडी की तरफ जो कि नॉन स्पेसिफिक हो और उसकी कोई भी डिमांड हो, किसी भी किस्म की उसकी डिमांड हो और वो उसको बढ़ा दे। अब जाहिर है जब वो आपके प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के साथ आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर इफेक्ट करेगा, अफेक्टेड होगा, तो उसके बाद क्या होगा आपके स्टमक में जो है वो डीप अल्सर्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे आपकी स्टमक लाइनिंग में। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल। उसके बाद आता है जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम। अच्छा, ट्रांसैक्शन बेस्ड मॉडल जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि रेस्पॉन्स बेस्ड मॉडल के साथ जो है हमारा ये है जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम, इसको समझना लाजमी है। इसमें क्या है, serious stress response is characterized by a chain or pattern of physiological events called the general adaptation syndrome. To differentiate the cause of stress from the response to stress, अब जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम में क्या है जिसको हम GAS से डिफाइन करते हैं कि सिलिए ने क्या बताया कि जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है उसको कैरेक्टराइज किया गया है एक चेन में और एक पैटर्न में फिजियोलॉजिकल इवेंट्स का, उसको हम कहते हैं जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम या स्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब कि उसमें ये पता चल सके कि कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का सबब क्या है, किस वजह से स्ट्रेस है, फ्रॉम द रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, और उसका रेस्पॉन्स क्या है। मतलब अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो हम उससे पूछेंगे कि आपको किस चीज़ का स्ट्रेस है। ठीक है, पहले हम उससे ये पूछेंगे, फिर हम ये नोट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव डेटा में कि उसका रेस्पॉन्स क्या है उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। मतलब कि इसमें हमने ये बताना है, जनरल अडेप्टेशन सेंटर में हम ये देखते हैं कि वो पैटर्न या वो चेंज जो कि फिजियोलॉजिकल इवेंट्स में हो उसको हम कहते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। हम उसमें फ़र्क महसूस कर सकें कि पेशेंट को स्ट्रेस किस वजह से है और उसका रेस्पॉन्स उस स्ट्रेस की वजह से क्या है, तो वो हम देखते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं स्टेजेस ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। अब इसके भी कुछ स्टेजेस होती हैं। हैंस सिलिए 1907 1982 फाउंडर ऑफ द स्ट्रेस थ्योरी, सिलिए 1976 प्रपोज दैट द बोथ द GAS कैसे have 3 स्टेजेस, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस, एक्सॉशन। अब हैंस सिलिए जिसको हम फादर ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, इन्होंने इसको हम फाउंडर ऑफ स्ट्रेस भी कहते हैं, फादर ऑफ स्ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेस थ्योरी
फाउंड की थी, फाउंडर कहलाते हैं ये। 1976 में उन्होंने मतलब कि जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की 3 स्टेजेस बताई हैं। एक बताया है अलार्म रिएक्शन, दूसरा बताया है रेजिस्टेंस और एक बताया है एग्जॉस्शन। अब हम तीनों को फर्दर ही डिस्कस करते हैं आगे कि ये तीनों बेसिकली हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन में क्या है? द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द बॉडी इज द अलार्म रिएक्शन विच अलर्ट्स द बॉडीज डिफेंस। अलार्म रिएक्शन क्या होता है कि आपकी बॉडी का इनिशियल रिएक्शन जो होता है वो आपका अलार्म रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आया तो आपका जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो अलर्ट हो जाएगा फाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक अलार्म रिएक्शन हो गया, आपकी बॉडी ने फौरी तौर पर उस फॉरेन सब्सटेंस, उस फॉरेन मटेरियल के खिलाफ क्या किया? रिएक्शन किया, मतलब कि रिस्पॉन्स किया। ठीक है, उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? द स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस is when the body's adaptation takes place. In other words, the body attempt to cope with the stressor. Resistance में बेसिकली हमारे पास क्या आता है कि एक वो स्टेज, यानी कि वो एक्ट जो कि द एक्ट ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग दैट इज अटैकिंग यू और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजीज़ हो गई ना, अब उसमें क्या होता है कि उससे एक पेशेंट जो है उससे वो फाइट कर रहा है डिजीज़ से, हम उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह दे रहे हैं, वो उससे फाइट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उसके ऊपर अटैकिंग है, डिजीज़ है उसको। अब वो उस चीज़ से मना भी कर रहा है कि नहीं, मैंने ये चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, स्ट्रेसर के साथ जो है वो कोप हो गई है, अटैम्प्ट हो गई है, मतलब उसके साथ उसका रिएक्शन भी चेंज हो गया। ये एक वो स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस होती है कि जब आपकी बॉडी में अडेप्टेशन जो है वो जगह लेना शुरू कर दे। मतलब अडेप्टेशन क्या? अलार्म रिएक्शन में देख लेते हैं कि जब भी कोई पैथोजन आया आपकी बॉडी में आ गया, अब आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अलर्ट हो जाएगा, तो वो अलार्म रिएक्शन हो गया। अब उस पैथोजन ने आपको अटैक किया, जब उसने अटैक किया तो आपके बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म ने अपना वर्क स्टार्ट किया, उसके बाद आपको डिजीज़ हुई। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस पे आपको आता है। उसके बाद आता है एग्जॉस्शन। एग्जॉस्शन क्या है? द अडेप्टेशन that the body made during the second stage cannot be maintained. This means the way used to cope with the stressor have been exhausted. If adaptation has not overcome the stress effects may spread to the entire body. मतलब कि एक अडेप्टेशन जो कि आपकी बॉडी में है, जो कि सेकंड स्टेज में है, वो मेंटेन नहीं है। सिर्फ अलार्म रिएक्शन आपकी बॉडी में हुआ है, सेकंड स्टेज आपकी जो है वो मेंटेन नहीं हो सकती अगर आपकी बॉडी में जो है वो अडेप्टेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपकी मतलब कि ये होता है कि स्ट्रेसर जो है ना वो एग्जॉसिस बेसिकली इसको कहते हैं कि थकन महसूस होना। सही है, अब वो कॉप उसके साथ लड़ रहा है, जब वो लड़ रहा है उसके साथ, जैसे आपको बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है, तो वो उस इन्वेडर के साथ क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है। तो अडेप्टेशन अगर आप ओवरकम स्ट्रेस की तरह ओवरकम नहीं है, तो आपका जो स्ट्रेस है वो क्या है कि आपकी इंटायर बॉडी में फैल जाएगा, इंटायर बॉडी में फैल जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको मज़ीद डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। सही है, इसकी एग्जाम्पल ये आती है, एग्जॉस्शन की जो सिंपल बेसिकली एग्जाम्पल है ना, अगर वो समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा। इस पर ये होता है एन एक्ट और एनी कंडीशन विच इज़ डिस्टर्ब और एक्सट्रीमली फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस। अब किसी भी टायर्डनेस की वजह से आपकी फिजिकली बॉडी इमेज डिस्टर्ब है, मेंटली आप जो है वो डिस्टर्ब है, वो आपका एग्जॉस्शन में आएगा। अब उसमें क्या हो रहा है कि अलार्म रिएक्शन हो गया, रेजिस्टेंस हो रहा है। अब जब डिजीज़ आपको हो गई, जब उसने अपनी जगह बना ली इन्वेडर ने, जब वो आपको अटैक कर रहा है, तो जाहिर है आपकी बॉडी में चेंजेस तो आएंगे। आप फिजियोलॉजिकल भी चेंज होते जाएंगे और साइकोलॉजिकल भी चेंज होते जाएंगे, मेंटली आप डिस्टर्ब होते जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका एग्जॉस्शन में आएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर उसका ओवरकम नहीं मिलता, अगर आप उसको मतलब कि मतलब ये होता है ना कि अगर आप उसको कवर अप नहीं करते, तो क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है ना उस चीज़ का, वो आपकी पूरी इंटायर बॉडी में क्या होगा? फैल जाएगा। अब इसको ज़रा रीड करते हैं, ये क्या बता रहा है? स्टेज 1 अलार्म। व्हेन स्ट्रेसर आर थ्रेटनिंग और परसीव टू बी थ्रेटनिंग, द बॉडी एक्टिवेट्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस देन रेडी इट फॉर फाइट एंड फ्लाइट। वही बात आ गई कि इन्वेडर आया, ठीक है, जब उस पर सीट हो गया तो उसमें क्या हुआ? थ्रेटनिंग चेंजेस आने लगी कि आपकी बॉडी एक्टिवेट हो गई फिजियोलॉजिकल चेंजेस से, और वो रेडी हो गई लड़ने के लिए। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो फाइट करेगा किससे? उस पैथोजन के साथ।
स्टेज 2 में क्या होता है, रेजिस्टेंस। द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेस अकर्स, लॉन्ग टर्म कॉपिंग विद स्ट्रेसर डेप्लेट्स अडेप्टिव एनर्जी रिजल्टिंग इन एग्जॉस्शन। अब रेजिस्टेंस में क्या होता है कि वो पैथोजन आपको अटैक कर रहा है तो आपकी जो अडेप्टिव एनर्जी वो डेप्लेट हो रही है, मतलब कि कम हो रही है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, एग्जॉस्शन में आएगा। जाहिर सी बात है, जब आपकी एनर्जी कम होती जाएगी आपको टायर्डनेस फील होगी तो वो एग्जॉस्शन में आएगा। अब एग्जॉस्शन में क्या था, व्हेन द बॉडी हैज़ यूज्ड up its adaptive energy and can no longer cope with stressor, it breakdowns in disease, collapse और death। अब आपकी बॉडी जो है वो अगर अडेप्टिव एनर्जी अप नहीं करेगी, उसको यूज़ नहीं करेगी, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक, कैन नो लॉन्गर, स्ट्रेसर के साथ अगर कॉप नहीं करेगी तो क्या होगा कि वो टूट जाएगी। इट ब्रेक डाउन इन डिजीज़, जो भी एनर्जी होगी आपकी वो डिजीज़ की सूरत में फिर आपको मिलेगी, कोलैप्स हो जाएगी और सम टाइम क्या होगी, फिर वो डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसैक्शन बेस्ड मॉडल। ऑल्दो Lazarus 2006 recognized that certain environmental demands and pressures produce stress in substantial numbers of people, he emphasizes that people and groups differ in their sensitivity and vulnerability to certain types of events, as well as in their interpretations and reactions. In terms of illness, one person may respond with denial, another with anxiety, and still another with depression। अब इसमें क्या होता है, जो लेजर्स 2006 में उसने रिकॉग्नाइज किया था, ये बेसिकली एक साइंटिस्ट है हमारे पास, तो उसने रिकॉग्नाइज किया था कि जो इन्वायरमेंटल डिमांड होती है ना और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसकी वजह से लोगों पर जिस चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा होता है, जिस चीज़ का दबाव ज़्यादा होता है, वो उसने पहचान बताई थी, उसने रिकॉग्नाइज किया था 2006 में। क्या बताया था कि एम्फोसाइज देयर पीपल एंड ग्रुप्स, उन ग्रुप्स एंड पीपल्स को एम्फोसाइज किया उसने जिनकी सेंसिटिविटी और वेलनरेबिलिटी जो है डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल किसी भी इवेंट की वजह से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, ज़्यादा वेलनरेबल हो जाना, एज वेल एज इन देयर इंटरप्रिटेशन, और उनका जो रिएक्शन है, जो इंटरप्रिटेशन है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो भी क्या होती है कि उस पर भी उसने जोर दिया कि वो भी डिफरेंट है। कुछ लोग होते हैं ना कि छोटा मोटा सा हादसा होता है और उसको देख के एकदम से बेहोश हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर एज अ नर्स अगर बात की जाए तो एमरजेंसी में अगर आपकी ड्यूटी है तो कुछ नर्सेज भी होती हैं जो कि ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वेलनरेबल होती हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा सीरियस केस में आ रहा है तो वो उसको देखते ही फ़ौरन से बेहोश हो जाती हैं। तो मतलब कि क्या होता है कि वो सेंसिटिविटी में ज़्यादा चली जाती हैं, वेलनरेबिलिटी होती है, तो उस पर उसने डिफरेंस बताया है। अगर टर्म की इलनेस में इसको देखा जाए तो एक रिस्पॉन्स क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है डिनाइल, मतलब कि वो रिफ्यूज़ कर रहा है एक्सेप्ट करने से कि उसके साथ ये हुआ है। एक पेशेंट आपके पास आया है, उसकी बॉडी इमेज डिस्टर्ब है, किस तरीके से कि उसकी जो है मतलब कि एक्सीडेंटल केस की वजह से वो पैरालाइज हो गया, तो बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गई। अब वो ये बात मानने से इनकार कर रहा है, डिनाइल कर रहा है, तो एक पर्सन आपके पास ये हो गया। दूसरा हुआ अनदर विथ एंजाइटी, दूसरा पर्सन क्या है वो एंजाइटी में है, एंड स्टिल अनदर विद डिप्रेशन, और साथ जो है उसको डिप्रेस भी है। तो दोनों का स्ट्रेस, दोनों का रिएक्शन, दोनों का रिस्पॉन्स, दोनों का बिहेवियर, दोनों के थॉट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसको हमने पहचानना है कि मतलब कि उसने जो रिकॉग्नाइज किया था ना लेजरस, तो उसने 2006 में यही बताया था बेसिकली कि हम उसके ऊपर जो है पेशेंट पे या लोगों पर या ग्रुप्स पर किस चीज़ का ज़्यादा जोर पड़ रहा होता है, क्योंकि उनकी जो इन्वायरमेंटल डिमांड्स होती है एंड प्रेशर्स प्रोड्यूस स्ट्रेस, उनका जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होता है वो क्या होती है, ठीक है। तो उसके बारे में ये हमें एक थ्योरी इन्होंने बताई थी 2006 में। उसके बाद है मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्ट्रेस। कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि फिजियोलॉजिकल होते हैं और साइकोलॉजिकल होते हैं। जैसे स्ट्रेस में अगर आप हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या हो सकता है, स्वेटिंग भी होती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं किसी को, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है जैसे मैंने पहले बताया, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, माउथ में भी ड्राई, मसल्स टेंशन इंक्रीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हेडेक, एंजाइटी, फेयर, एंगर एंड डिप्रेशन। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की बात करें तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से समटाइम किसी को भूख भी नहीं लगती है या किसी को ज़्यादा भूख लगती है, तो उसमें क्या होता है कि वो भी डिसऑर्डर्स आपको साथ साथ मिल रहे होते हैं कि नहीं खाओगे तो वीकनेस हो जाएगी, ज़्यादा खा लोगे तो ऑपोसिटी हो जाएगी, या तो मतलब कि स्ट्रेस जो है वो और ही बढ़ जाएगा क्योंकि वो आपके माइंड पे इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के साथ हमने पीछे पढ़ा था कि क्या हो रहा था कि आपके स्टमक में, जीआई ट्रैक्ट में क्या हो रहे थे, डीप अल्सरेशन अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस। रेस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ इवेंट्स।
स्ट्रेस का जो रेस्पॉन्स होता है ना, वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की परसेप्शन क्या है उस इवेंट के हिसाब से। मतलब कि एक इवेंट के हिसाब से, अब एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी हिसाब से, उसकी परसेप्शन के हिसाब से उसका रेस्पॉन्स क्या होगा। उसी के साथ अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की परसेप्शन पर। उसके बाद है द फिजियोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ स्ट्रेस रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो फिजियोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं आपके स्ट्रेस के, उनका रिजल्ट आपके किससे आ रहा है कि वो आपके सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, और न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिस्ट फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस। कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी कहलाते हैं स्ट्रेस के। फॉर एग्जांपल ब्रेन डिफ़िकल्टी, ब्रेन में क्या है, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, मूड, माइंड फोग। अब ब्रेन यानी कि अब स्ट्रेस अगर आपको ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आप जो है एंजाइटी में होंगे, आप डिप्रेशन भी होगा, इरिटेबिलिटी भी आपको कि आपका मूड चेंज हो जाएगा। तो ये आपके ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियोवास्कुलर में हमारे पास क्या है, हायर कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट उसका इंक्रीज होगा। तो रिस्क क्या होंगे, कि क्या रिस्क है कि उस पेशेंट को या उस पर्सन को हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है, या स्ट्रोक वॉल्यूम हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, रिस्क जो है उसका खतरा यानी कि बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है जॉइंट्स एंड मसल्स। जॉइंट्स एंड मसल्स में क्या है, इंक्रीज इन्फ्लेमेशन, टेंशन, एक्स एक्स एंड पेन्स, मसल्स टाइटनेस। अब क्या करते हैं कि जो आपकी जो इन्फ्लेमेशन की टेंशन होती है ना, उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है आपके जॉइंट्स में, मसल्स में। एक्स एंड पेन्स यानी कि एक्स कहते हैं दर्द को, और पेन भी जो है बेसिकली दर्द को ही कहा जाता है। तो वो क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा, और मसल टाइटनेस को भी इंक्रीज कर देगा। उसके बाद आता है इम्यून सिस्टम। डिक्रीज इम्यून फंक्शन, लोअर इम्यून डिफेंसेस, इंक्रीज रिस्क ऑफ बिकमिंग इल, इंक्रीज इन रिकवरी टाइम। अब इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो उसको सप्रेस कर रहा होता है। इम्यून फंक्शन जब आपका डिक्रीज होगा, इम्यून डिफेंसेस आपका लोअर उस पर चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है किस चीज़ का आपके पास रिस्क होगा कि आप ज़्यादा बीमार रह सके, यानी कि आपको ज़्यादा खतरा है कि कोई भी पैथोजन आया, आपका इम्यून सिस्टम अगर डिक्रीज फंक्शनल पर है, लोअर इम्यून डिफेंस है आपका, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको इफेक्ट करेगा, जिससे आप इल हो जाएंगे, और आपका जो रिकवरी टाइम है उसको इंक्रीज कर देगा, मतलब कि आपको रिकवर होने में टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्किन। स्किन क्या है, हेयर लॉस, डल ब्रिटल हेयर, ब्रिटल नेल्स एंड ड्राई स्किन एंड स्लेट टिश्यू रिपेयर। स्किन में क्या होता है कि हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, सम होता है पेशेंट्स का, पर्सन का। ठीक है, नेल्स का ख़राब हो जाना, गिर जाना, तो उसमें क्या होता है कि हेयर लॉस हो रहे होते हैं। स्किन के जो डिफेक्टर्स होते हैं उसमें ये होता है कि आपको जो टिश्यू रिपेयर होता है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा था, स्किन आपकी ड्राई हो जाती है स्ट्रेस कंडीशन में। उसके बाद आता है गट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सॉरी गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट। उसमें क्या है कि न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, पेन और डिस्कम्फर्ट आपको फील होगे। समटाइम क्या हो गया कि आपके न्यूट्रिशन वो जो एब्जॉर्ब होने हो जाएंगे, या तो नहीं होंगे एब्जॉर्ब, इंक्रीज डिक्रीज उसमें हो जाएगा, डायरिया आपको हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगी, इंडाइजेशन आपको होगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके इसमें गट में भी इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन, डिक्रीज इन लिबियो, इंक्रीज इन पीएमएस सिम्टम्स। आपका जो हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, और लिबिडो जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और पीएमएस सिस्टम में भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड एंजाइटी, फेयर, एंगर, डिप्रेशन एंड अनकॉन्शियस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो है, साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि उसमें आपको एंजाइटी होती है, फेयर खौफ हो किसी चीज़ का, एंगर गुस्सा हो, डिप्रेशन हो, अनकॉन्शियस हो, ईगो हो, तो डिफेंस मैकेनिज्म पर इफेक्ट कर रही होती है। तो मैनिफेस्टेशन जो स्ट्रेस के इंक्लूड्स हैं साइकोलॉजिकल, उसमें ये कुछ शामिल है मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, उसके बाद ये सम कॉपिंग पैटर्न्स आर हेल्पफुल। कुछ कॉपिंग पैटर्न्स जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं, अदर आर हाइंड्रेस, कुछ जो है वो हाइंड्रेस हो सकते हैं, मतलब कि हार्मफुल।
डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द लेंथ ऑफ द टाइम दे आर यूज टू एक्सपीरियंस। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और लेंथ ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के एक्सपीरियंस से या किस तरीके की सिचुएशन से वो गुजर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर डेथ की बात करें कि उसके घर में अगर डेथ हुई है, रिलेटेबल है, तो वो क्या कि कितना टाइम पहले इसकी डेथ हुई थी, कब से वो इस कंडीशन में है, कब से उसको स्ट्रेस है, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रही हैं, ये डिपेंड करता है आपकी ऑन सिचुएशन पर या पर्सन की सिचुएशन पर। उसके बाद आता है एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? अ कॉमन रिएक्शन टू स्ट्रेस इज एंजाइटी। ये एक कॉमन सा रिएक्शन है स्ट्रेस का जिसको हम एंजाइटी कहते हैं। अ स्टेट ऑफ मेंटल यूनिसनेस, apprehensions, dread, or foreboding or a feeling of helplessness related to an impending or anticipated un, uh, अनआइडेंटिफाइड थ्रेट टू सेल्फ और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। एक वो स्टेट होती है कि मेंटली आप यूनिसनेस मतलब कि एक एंजाइटी फील करना, खुद को मेंटली डिस्टर्ब फील करना, खुद को जो है हेल्पलेसनेस फील करना, फीलिंग मतलब कि खुद को ये शो करवाना, वो आपको एंजाइटी में आ रहा होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फेयर, खौफ हो किसी चीज़ का। फेयर इज़ एन इमोशनल फीलिंग एप्रीहेंशन अराउज बाय इम्पेंडिंग और सीमिंग डेंजर, पेन और अदर परसीव थ्रेट। फेयर क्या है? एक इमोशन है और एक फीलिंग भी है। ठीक है। जो किसकी वजह से होती है कि सीमिंग डेंजर, पेन की वजह से, या कोई परसीव थ्रेट हो गया तो उसकी वजह से भी इम्पेंड कर रही होती है, अराउज होती है। ठीक है। उसके बाद है द फेयर में बी इन रिस्पॉन्स टू समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। फेयर जो है वो किसके किसी के रिस्पॉन्स के साथ जो है वो अकर्ड होता है कि किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स हो समथिंग, तो वो क्या होता है? ऑलरेडी अकर्ड, आपके पास जो है वो ऑलरेडी अकर्ड होता है, मतलब कि मौजूद होता है। इन रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स में, टू एन इमीडिएट टू करंट थ्रेट और इन रिस्पॉन्स और समथिंग द पर्सन बिलीव्स विल हैपन। उसमें क्या होता है कि जो डर खौफ होता है ना, उसमें क्या हो रहा होता है कि जो भी रेस्पॉन्सेस हो रहे होते हैं, तो जो पर्सन जो होता है वो बिलीव कर लेता है कि हाँ ये होगा, उसको ये मतलब कि वो बिलीव करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको किसी भी चीज़ का डर है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, या मैं अगर फॉर एग्जांपल उसको इंजेक्शन लगाना नहीं आ रहा, अगर वो एक दफ़ा लगाता है, या आईवी अगर वो पास कर रहा है तो उसको डर है कि वो प्रिक हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो काम होगा। जब तक उसके अंदर से वो डर नहीं निकलेगा वो काम नहीं कर सकता। फेयर भी एक स्ट्रेस का रिएक्शन है। The nursing student may be fearful in anticipation of the first experiences in a client care setting। वही बात आ गई कि जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं ना, वो ज़्यादातर फेयरफुल होते हैं। कब? जब वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं ना आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस में। आपके पास अगर फर्स्ट क्लाइंट आ रहा है, उसको आप केयर सेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको डर होता है। ठीक है। तो जब आप अपने अंदर से डर को नहीं निकालेंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको ये डर है कि अगर मैं पहले पेशेंट को जो है मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आईवी पास करूं, या तो उससे क्या होगा कि निडल प्रिक हो जाएगी, मुझसे नहीं हो पाएगा ये वो, तो डेफिनेटली वो काम होगा। जो आप सोच के जो काम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ का आपको डर होता है, सम टाइम क्या होता है कि वो काम हो जाता है। उसके बाद है एंगर, अब गुस्सा। अब इसका है कि एंगर इज एन इमोशनल स्टेट दैट कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ अनाइमस्टी और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर। अब एंगर क्या है कि एक इमोशनल स्टेट है ना, जो कि कंसिस्ट करती है आपके सब्जेक्टिव फीलिंग से। कि उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर। अब गुस्सा तो देखें कि एक इमोशनल स्टेट हो जाती है जो कि आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग को जाहिर कर रही होती है। किसी भी चीज़ का अगर आपको गुस्सा आ गया, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम एज ए नर्स अगर बात करें, किसी स्टाफ ने अगर आपको कहा कि आपने ये काम गलत किया है या आप इस तरीके से नहीं होगा, तो आपके एक दिल में क्या है, गिल्टी भी फील होगी और आपको गुस्सा भी आ रहा होगा। तो वो भी गुस्सा एक अलग होता है। ठीक है। वो भी मतलब कि एक स्ट्रेस की निशानी है। उससे भी आप पूरा दिन डिस्टर्ब रहेंगे कि इसने मुझे बोला तो बोला क्यों, और क्यों बोला, और कैसे बोला, और मैंने तो ये काम किया नहीं था, उसने मेरी बात क्यों की। मतलब कि एक होता है ना, उसके मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे होते हैं दिमाग में। उसके बाद है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज़ अ कॉमन रिएक्शन टू इवेंट्स दैट सीम ओवरवेलमिंग और नेगेटिव। डिप्रेशन क्या है? कॉमन रिएक्शन है किसी भी इवेंट की वजह से, कोई भी हादसा वगैरह हो गया, कोई वाक़या वगैरह हो गया, उसकी वजह से सीम मतलब कि ज़ाहिर होता है, ओवरवेल्म हो जाता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन एन एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सैडनेस। अब इसमें क्या होता है कि आप सैड होते हैं, आपको डिप्रेशन होता है किसी चीज़ का। डिस्पेयर, डिजेक्शन, लैक ऑफ वर्थ और एम्प्टाइनेस, किसी भी चीज़ का हुआ। अब जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी आपको डिप्रेशन होता है, आपकी जो फीलिंग्स वगैरह होती हैं वो सैडनेस होती हैं। क्यों? क्योंकि आप दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। अब एक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसको डिप्रेशन है इस चीज़ का। पेरेंट्स की तरफ से भी उसको स्ट्रेस है, उसको फैमिली की तरफ से भी ज़्यादा है कि अगर जो है
मतलब एक सैडनेस है, अगर मैंने ये काम नहीं किया या अगर मैं पोजीशन नहीं ले सका तो क्या होगा, ठीक है ना। तो मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डिप्रेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ईगो डिफेंस एंड मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और अनकॉन्शियस फिजियो साइकोलॉजिकल अडेप्टिव मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक अनकॉन्शियस है साइकोलॉजिकल अडेप्टिव मैकेनिज्म है, मेंटल मैकेनिज्म दैट डेवलप एज द पर्सनैलिटी अटेम्प्ट टू डिफेंड itself establish compromises among conflicting impulses and calm inner tension। मेंटल मैकेनिज्म क्या होता है कि वो डेवलप होता है कि जब आप पर्सनली अटेम्प्ट कर रहे होते हैं डिफेंड इटसेल्फ, जब आप खुद से लड़ रहे होते हैं अपने आप को जो है एक मतलब कि एक कन्फ्लिक्टिंग इम्पल्सिस को जनरेट करना, इस्टेब्लिशमेंट करना, और एंड काम इनर टेंशंस, और सब टेंशंस वगैरह से काम एंड कूल रहना, तो वो आपका मेंटल मैकेनिज्म क्या होता है, डेवलप हो रहा होता है। मतलब कि अब आपने अपना गोल सेट किया है कि मैंने ये करना है, तो अब आप खुद से क्या कर रहे हैं कि डिफेंड कर रहे हैं खुद से कि नहीं मैं ये करूँगा तो मैं करूँगा। तो उससे क्या होता है कि आपका जो मेंटल मैकेनिज्म होता है वो भी आपके साथ साथ डेवलप हो रहा होता है। अब आता है कॉपिंग। कॉपिंग क्या है, कॉपिंग में भी डिस्क्राइब एज डीलिंग विद चेंज सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली। कॉपिंग एक उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि आप जो है अगर अपने आप को चेंज कर रहे हैं, कॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ आप जो है सक्सेसफुली भी हो सकता है और अनसक्सेसफुली भी हो सकता है। अ कॉपिंग स्ट्रेटेजी, कॉपिंग मैकेनिज्म इज अ नेचुरल और लर्न वे ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू अ चेंजिंग मूवमेंट इन्वायरमेंट और स्पेसिफिक प्रॉब्लम और सिचुएशन। कॉपिंग स्ट्रेटेजी होती है यानी कि जो कॉपिंग मैकेनिज्म होता है ये एक नेचुरल और एक मतलब कि नेचुरल और एक सीखने का तरीका है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है कि उस सिचुएशन के हवाले से, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम और सिचुएशन के हवाले से आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे चेंज कर सकते थे, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये एक क्या है कि नेचुरली लर्न वे है यानी कि सीखने का तरीका है। अकॉर्डिंग टू फॉकमैन एंड लेसेस 1991 कॉपिंग इज। अब फॉकमैन एंड लेसेस दोनों साइंसदान के हवाले से अगर देखा जाए तो कॉपिंग क्या है, द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स टू मैनेज स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंड और इंटरनल डिमांड दैट आर अप्रेस्ड एज टैक्सेस एंड एक्सेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ द पर्सन। एक कॉग्निटिव और एक बिहेवियरल एफर्ट होती है, यानी कि आप मेंटली तौर पे भी एफर्ट करते हैं, बिहेवियरल तौर पे आप एफर्ट करते हैं ताकि आप मैनेज कर सकें कि आपका जो ख़ास एक्सटर्नल और इंटरनल जो डिमांड है ना, जो आपको मतलब कि मिलनी चाहिए, आपका जो रिसोर्सेस है, जो आपका गोल है किसी भी पर्सन का, अप्रेज और टैक्सिंग और एक्सीडिंग द रिसोर्सेज ऑफ द पर्सन। अब एज अ नर्स अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने पेशेंट को जब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं कि हम पहले असेसमेंट करेंगे, डायग्नोज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लानिंग के बाद जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमारा क्या गोल होता है कि हमारा पेशेंट जो है वो अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ आ जाए। तो हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव एफर्ट भी कर रहे होते हैं, बिहेवियरल एफर्ट भी कर रहे होते हैं। बिहेवियरल कैसे कर रहे होते हैं कि उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम बढ़ा रहे होते हैं, उसके साथ बैठ के बातचीत करना। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो उस हमारा जो गोल होता है ना वो हमें मिल रहा होता है, मतलब हम उसके अंदर चेंजेस आ रही होती है। अब वो सक्सेसफुली चेंजेस हुई तो इट मीन्स कि आपकी एफर्ट, आपका कॉग्निटिव एफर्ट, आपका बिहेवियरल एफर्ट जो है वो कामयाब हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है। और अगर अनसक्सेसफुल हुई तो वो भी क्या है, एक कॉपिंग डिमांड ही है, कॉपिंग मैकेनिज्म ही है, वही स्ट्रेटेजी है। तो हम उसको फिर से मतलब कि रिकवर करेंगे, उसको फिर से बताएंगे, चेक करेंगे कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। अब कुछ टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपिंग स्ट्रेटेजीज हैव बीन डिस्क्राइब, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम फोकस, इमोशन फोकस, लॉन्ग टर्म कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, शॉर्ट टर्म कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, अडेप्टिव कॉपिंग, मेल अडेप्टिव कॉपिंग। तो ये कुछ होती हैं, मतलब प्रॉब्लम के हवाले से उसको देखना, उसको फोकस करना, इमोशन के हवाले से करना। लॉन्ग टर्म भी होती हैं, शॉर्ट टर्म भी होती हैं, अडेप्टिव भी होती हैं, माल अडेप्टिव भी होती हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं कॉपिंग स्ट्रेटेजीज की। टाइप्स ऑफ कॉपिंग पैटर्न, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशन। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्रॉब्लम फोकस में क्या बता रहा है, रिफर्स टू एफर्ट दैट इम्प्रूव सिचुएशन बाय मेकिंग चेंज और टेकिंग सम चेंज। यानी कि किसी चीज़ एफर्ट के बारे में रेफ़र करना कि आप उस सिचुएशन को उसके हवाले से जो है मतलब कि इतनी आप कोशिश करें, एफर्ट करें कि खुद को इम्प्रूव कर सकें, सिचुएशन के हवाले से अपने अंदर चेंज लेकर आए। उसके बाद है इमोशन फोकस। इट इंक्लूड थॉट्स एंड एक्शन दैट रिलीव इमोशनल डिस्ट्रेस। मतलब कि आप अपने ख़यालात को, अपने काम को, अपने एक्शन को जो है चेंज करें, मतलब कि उसको रिलीफ दें, इमोशनली डिस्ट्रेस से बचाएं।
उसके बाद क्या है, इट डज नॉट इम्प्रूव सिचुएशन बट द पर्सन ऑफन फील बेटर। अभी सिचुएशन को तो चेंज नहीं, इम्प्रूव नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि अगर किसी की डेथ हुई है तो उसके इमोशंस उसके हिसाब से होंगे, ठीक है। तो अब वो उसको तो चेंज नहीं कर सकता ना सिचुएशन को। तो क्या होगा कि इमोशन फोकस कॉपिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप पर्सन को बेहतर फील करवा सकते हैं अक्सरियत पर, ठीक है। ऑफनली तौर पे हम क्या करेंगे कि सिचुएशन को तो चेंज नहीं कर सकते, जाने वाला तो वापस नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, उसी को हम जो है मतलब कि कहते हैं ना कि उसके इमोशंस की कदर करना, उसको समझाना, उसको बताना, तो उसको हम गाइड करेंगे। उसके बाद क्या है, एक आता है शॉर्ट टर्म कॉपिंग स्ट्रेटेजीज और एक आता है लॉन्ग टर्म कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। शॉर्ट टर्म में क्या है, डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग फॉर पर्सन, वो जो पर्सन के लिए हार्मफुल हो उसको हम डिस्ट्रक्ट करेंगे। कैन रिड्यूस स्ट्रेस टू अ टॉलरेबल लिमिट टेम्पोरली, एग्जाम्पल टेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ ड्रग्स, मतलब कि उसके स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकेंगे। जो भी उसकी टॉलरेबल लिमिट है टेम्परली तौर पे, जितना वो बर्दाश्त कर रहा है, तो उतना मतलब कि बर्दाश्त से बाहर जब हो जाता है ना, तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करना ही पड़ता है। क्या करेंगे, हम उसको अल्कोहलिक बेवरेजेस देंगे या कोई ड्रग्स वगैरह देंगे ताकि उसका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो सके। उसको बातों में लगाएंगे तो उससे भी शॉर्ट टर्म में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव एंड रियलिस्टिक। कंस्ट्रक्टिव आपका गोल हो, रियलिस्टिक हो, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर गुड हेल्थ। अब क्या करेंगे, हम उसको बताएंगे कि देखें अब जाने वाला तो चला गया, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी पड़ी है, जाहिर सी बात है अब आपने ज़िंदगी जीनी है, तो आप अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें रेगुलरली, तो उससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ जो है वो गुड रहेगी, ठीक है। तो हम उसको, ये लॉन्ग टर्म में हमारे पास आ जाता है। उसके बाद आता है अडेप्टिव कॉपिंग और माल अडेप्टिव कॉपिंग। अडेप्टिव कॉपिंग में क्या होता है, हेल्प पर्सन टू डील इफेक्टिवली विद स्ट्रेसफुल इवेंट्स। इफेक्टिव कॉपिंग, पर्सन की हम मदद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो उस सिचुएशन को मतलब अब अडेप्ट कर लिया, अब किस तरीके से वो उसको डील करेगा। अब एक मतलब कि ना एक डेथ हो गई है, अब हम उसको जाहिर सी बात है ये तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई जाने वाला चला गया, जाओ तुम अपना काम करो, नहीं। हम मतलब क्या, वो किस तरीके से उसको डील करेगा, हम उसकी मदद करेंगे उसके साथ में, ठीक है। इफेक्टिव कॉपिंग होना चाहिए, मतलब हम उसको बताएं क्या, नहीं अब आपने मतलब कि काम करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप में बेहतरी लेकर आनी है। माल अडेप्टिव कॉपिंग में क्या है, दीज स्ट्रेटजीज कैन कॉज अननेसेसरी डिस्ट्रेस फॉर पर्सन इन इफेक्टिव कॉपिंग। ये स्ट्रेटजीज जो होती है ना, ये क्या करती हैं कि जो गैर ज़रूरी डिस्ट्रेस होता है ना पर्सन के लिए, उसका सबब बनती हैं। यानी कि अब गैर ज़रूरी कैसे हो गया, अब वो उसके लिए ज़रूरी था भी नहीं, लेकिन वो उसको उस चीज़ का स्ट्रेस है, तो वो गैर ज़रूरी हो गया। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद क्या होता है कि इनइफेक्टिव कॉपिंग के जब वो इफेक्टिव कॉपिंग में क्या हो रहा था कि वो अपने आप को चेंज कर रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि मज़ीद वो डिजीज़ की तरफ चला जाएगा, उसका कॉपिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉपिंग रिस्पॉन्स जो है वो उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, माल अडेप्टिव कॉपिंग में चला जाएगा। उसके बाद आता है वेज टू कोप एंजाइटी एंड स्ट्रेस। क्या तरीके हैं कि आप एंजाइटी एंड स्ट्रेस के साथ जो है वो कोप कर सकें, लड़ सकें, उसको दूर कर सकें। एक्सरसाइज करें, गुड स्लीप एंड न्यूट्रिशन लें, टाइम मैनेजमेंट को बरकरार रखें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स लें, जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन लें, मसाज करें, गाइडेड इमेजरी एंड योगा करें, मेडिटेशन करें, म्यूज़िक थेरेपी यानी सॉन्ग वगैरह सुन लें, ह्यूमर एंड लॉटर मतलब कि हंसी खुशी रहें, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉपिंग पैटर्न, द नंबर, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसर। क्या फैक्टर्स हैं जो कि कॉपिंग पैटर्न पर अफेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि नंबर, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसर। स्ट्रेसर जैसे मैंने बताया ना कि वही इवेंट्स वगैरह, अब उसकी ड्यूरेशन क्या है, कब से है और कैसे है, उसकी इंटेंसिटी देखेंगे, नंबर देखेंगे कितनी है और ड्यूरेशन देखेंगे। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल, उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस भी कोई है स्ट्रेसर की वजह से, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल टू इंडिविजुअल, उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा इंडिविजुअली तौर पर। पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन, और पर्सन की जो क्वालिटीज़ हैं उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नर्सिंग प्रोसेस रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड कॉपिंग। सबसे पहले देखते हैं असिस्मेंट, नर्सिंग हिस्ट्री, क्लाइंट परसीव स्ट्रेसर, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, past and present coping strategies, physical examination of stress indicators, nail biting, nervousness, weight changes और stress related health problems, hypertension, dyspnea। नर्सिंग हिस्ट्री लेंगे, असेसमेंट में क्या होगा, नर्सिंग हिस्ट्री लेंगे कि क्लाइंट जो है वो परसीव किया गया है स्ट्रेसर के साथ, मैनिफेस्टेशन है, पास्ट एंड प्रेजेंट, उसके पास क्या है कॉपिंग स्ट्रेटजीज भी क्या नाम है, उसके बाद मैनिफेस्टेशन यानी कि अवेलेबल है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे हम कि कुछ स्ट्रेस इंडिकेटर्स को नोट करेंगे, नेल बिटिंग है, ठीक है, नर्वसनेस देखेंगे, उसका वेट में जो चेंजेस हो रही है, पहले क्या था और अब क्या है उसको देखेंगे, और वो और स्ट्रेस को देखेंगे जो कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा रहा है, या जिसकी वजह से उसको डिस्निया हो रहा है।
उसके बाद देखेंगे इंटरव्यूइंग क्वेश्चन टू द पेशेंट। अब हम किस तरीके से उससे क्वेश्चन करेंगे। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डीलिंग विद दिस स्ट्रेसर, आप कितने टाइम से इस स्ट्रेसर के साथ डील कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम हो गया आपको इस परेशानी में। हाउ डू यू यूजुअली हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आमतौर पर आप किस तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करते हैं। इफ़ द पेशेंट डज नॉट एडिक्वेटली डिस्क्राइब आस्क द फॉलोइंग। अब अगर वो जो है पेशेंट जो है वो आपको एडिक्वेटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो उससे हम पूछेंगे मतलब कि कुछ मतलब कि अब हम उसको एग्जाम्पल देंगे। क्या आप रोते हो तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, गुस्सा होते हो तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है, किसी से बात करते हो तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है, विड्रॉ फ्रॉम सिचुएशन निकल जाते हो उससे तो आपका जो है स्ट्रेस खत्म हो जाता है। कंट्रोल अदर एंड सिचुएशन, मतलब कि अब आप उसको कंट्रोल करते हो दूसरी सिचुएशन की वजह से, तो आपका जो स्ट्रेस से पहले वाला है वो खत्म हो जाता है। गो फॉर वॉक और परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी, दूर जाना मतलब कि चलने फिरने से या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ट्राई टू अराइव एट सॉल्यूशन, आप उसके मसले के हल तक पहुँचते हो, उससे ख़त्म हो जाता है। प्रे, नमाज पढ़ते हो, दुआ करते हो, उससे आपका स्ट्रेस खत्म होता है। लाफ, जोक और यूज़ सम अदर एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमर, मतलब कि हंसने से, जोक करने से, मजाक करने से, मस्ती करने से आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक सच एस योगा, गाइडेड इमेजिनिंग, योगा वगैरह करते हो, एक्सरसाइज करते हो, रिलैक्सेशन अगर आपको मिलती है तो क्या आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हम उससे कुछ सवालात करेंगे। हाउ विल योर यूजुअल कॉपिंग स्ट्रेटेजी वर्क, आप किस तरीके से अपना यूजुअल कॉपिंग स्ट्रेटेजी वर्क को मेंटेन रखते हो। ठीक है, उसके बाद है नर्सिंग डायग्नोज। अब हम डायग्नोज बनाएंगे। एंजाइटी, uneasy feeling or discomfort accompanied by an autonomic response, the sources of anxiety often unknown। एंजाइटी हम देखेंगे कि उसकी जो फीलिंग है वो डिस्कम्फर्ट थी, अनईजी थी, कंपेंड थी। ठीक है, ऑटोनोमेटिकली क्या ऑटोनोमिक जो है वो इसका रिस्पॉन्स था, मतलब कि एक एंजाइटी थी उसको, और वो ऑफन अननोन थी, अक्सरी तौर पर उसको मालूम नहीं है कि मतलब किस वजह से। केयर गिवर रोल स्ट्रेन, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग द केयर गिवर रोल, केयर गिवर रोल स्ट्रेन में क्या होता है कि उसको केयर गिवर रोल देने में डिफिकल्टी महसूस होना। कंप्रोमाइज फैमिली कॉपिंग, कंप्रोमाइज़ करेंगे फैमिली कॉपिंग को, यानी कि उसको किस तरीके से चेंज लेकर आ सकते हैं। कंप्रोमाइज़ करेंगे हम फैमिली से, मतलब कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी पर्सन एंड फैमिली मेम्बर्स insufficient provide insufficient or effective support or assistance or encouragement that may needed by client to manage adaptive task for healthy challenge। हम उसको जो है फैमिली को बोलेंगे कि आप सपोर्ट करें, फ्रेंड्स वगैरह को बोलेंगे आप इसको सपोर्ट करें। ठीक है, कुछ असिस्टेंस वगैरह जो होंगे जो कि उसको इनकरेज कर सकें, जिसकी उसको नीड है क्लाइंट को, जो उसके अडेप्टिव टास्क को मैनेज कर सकें और उसकी हेल्थ को एक हेल्दी चैलेंज कंप्लीट कर सकें, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे। एक वो फैमिली कॉपिंग में आएगा। डिसीजनल कन्फ्लिक्ट में क्या होगा, अनसर्टेनली अबाउट कोर्स ऑफ एन एक्शन टू बी टेकन व्हेन चॉइस अमंग कंपीटिंग एक्शंस इन्वॉल्व रिस्क, लॉस और चैलेंजेस टू पर्सनल लाइफ फेल्यूर्स। डिसीजनल कन्फ्लिक्ट में क्या होगा कि अनसर्टेनली तौर पर जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा, मतलब कि अब कोई भी रिस्क है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बात की जा रही है, या लॉस और चैलेंज की अगर बात की जा रही है पर्सनल लाइफ वैल्यूज़ के हवाले से, तो वो एक कन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद क्या है, फेयर रेस्पॉन्स परसीव थ्रेट दैट इज़ कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज एज डेंजर। फेयर क्या है कि उसका रेस्पॉन्स क्या है, अब उसने परसीव तो कर लिया, उसको एक डर है कि उसकी कॉन्शियसली तौर पर क्या है वो डेंजर हार्मफुल हो सकता है। वही डर खौफ में यही होता है कि नहीं ये उसके लिए हार्मफुल होगा, ये मेरे लिए हार्मफुल होगा, यही सब चीज़ें बातें उसके दिमाग में होती हैं पेशेंट के। उसके बाद क्या है, इम्पेयर्ड एडजस्टमेंट, इनएबिलिटी टू मॉडिफाई लाइफस्टाइल बिहेवियर एंड मैनर कंसिस्टेंट विद अ चेंज इन हेल्थ स्टेटस। इम्पेयर्ड है उसकी एडजस्टमेंट, यानी कि वो मॉडिफाई नहीं कर पा रहा, उसकी इनएबिलिटी है लाइफस्टाइल में, उसके बिहेवियर में, उसके मैनर्स में, हम उसको ऑब्जेक्टिव डेटा में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो वो ठीक से अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पा रहा। उसके बाद है कि इनइफेक्टिव कॉपिंग, इनएबिलिटी टू फॉर्म वैलिड अप्राइजल ऑफ अ स्ट्रेसर, इनएडिक्वेट चॉइसेस ऑफ प्रैक्टिस रेस्पॉन्स एंड इनएबिलिटी टू यूज रिसोर्सेज। कुछ इनएबिलिटी होंगे वैलिड अप्राइजल, यानी कि स्ट्रेसर की वजह से जो भी हालात होंगे उस वक्त वो इनएबिलिटी, मतलब कि किस तरीके से वो उनसे गुजर रहा है। इनएडिक्वेट चॉइसेस ऑफ प्रैक्टिस रेस्पॉन्स, उसकी क्या चॉइसेस हैं उस रेस्पॉन्स के हवाले से, और उन रिसोर्सेज को वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है। उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, इनकरेजिंग हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज़। अब हेल्थ प्रमोशन की स्ट्रेटजीज़ को इनकरेज करेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, न्यूट्रिशन की उसको बताएंगे, स्लिप टाइम का ख्याल रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट का बताएंगे, मिनिमाइजिंग एंजाइटी, एंजाइटी को कम करेंगे, मीडिएटिंग एंगर, उसका गुस्सा भी कम करेंगे, यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे योगा वगैरह उसको यूज़ करेंगे,
और क्राइसिस इंटरवेंशन भी यूज़ करेंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, प्लान अ डेली रिलैक्सेशन प्रोग्राम विद मीनिंगफुल क्वाइट टाइम टू रिड्यूस टेंशन, एग्जाम्पल एक्सरसाइज, रीड, लिसन टू म्यूजिक, सॉक इन अ टब और मेडिटेट। रोज़ाना के लिए उसके लिए एक प्लान करेंगे कि डेली का जो है इसने रिलैक्सेशन प्रोग्राम मतलब के इम्प्लीमेंट करना है। स्टडी असर्टिवनेस टेक्निक्स टू ओवरकम फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस इन रिलेशनशिप विद अदर। स्टडी का क्या है कि स्टडी असर्टिवनेस टेक्निक्स को हम मतलब कि जो भी उसकी फीलिंग्स वगैरह जो पावरलेसनेस है रिलेशनशिप से दूसरों के साथ, उसको हम ओवरकम करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। लर्न टू से नो, उसको कहेंगे, उसको सिखाएंगे, ना कहना सिखाएंगे। लर्न टू से नो, लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर्स, अब जो भी फेलियर्स वगैरह हुआ है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, योर ओन एंड अदर, आपका है या किसी और का, एंड मेक इट अ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और उसको एक कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस बना ले कि हाँ मैंने इससे कुछ सीखा। एक्सेप्ट व्हाट कैन नॉट बी चेंज, एक्सेप्ट करें कि क्या चेंज नहीं हो सकता। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन एवरी सिचुएशन, कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, हर सिचुएशन में होती हैं। गेट इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्टिव चेंज एफर्ट इफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कॉज स्ट्रेस, कुछ मतलब कि कुछ कंस्ट्रक्टिव चेंज अपने अंदर लेकर आए, कुछ एफर्ट वगैरह करें कि जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो प्रोसीजर्स वगैरह हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, उनको कम करेगा। तो उसको क्या, सबसे पहले क्या है कि वो एक्सेप्ट करे कि जो चीज़ होनी थी वो हो गई है। अब अपने अंदर क्या लेकर आए कि वो चेंज लेकर आए, अपनी डाइट प्रॉपरली रखे, न्यूट्रिशन का ख्याल रखे, स्लीप का ख्याल रखे, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखे, एक्सरसाइज करे और म्यूज़िक वगैरह सुने ताकि वो रिलैक्स फील करे। डेवलप कोलिजिकल सपोर्ट ग्रुप्स टू डील विद फीलिंग्स एंड एंजाइटीज जनरेटेड इन द वर्क सेटिंग। वर्क सेटिंग में जो उसके कोलिजिकल सपोर्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे कलीग्स वगैरह हो गए या फ्रेंड्स वगैरह हो गए, ग्रुप वगैरह, उसको हम डेवलप करेंगे कि वो उसके साथ रहे और अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करें, एंजाइटीज़ को ख़त्म करें, फेयर वगैरह ख़त्म करें। पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस वर्क प्लेस इशूज़, वर्क प्लेस इशूज़ को एड्रेस करने के लिए जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, अपना हिस्सा लें। स्विक काउंसलिंग इफ़ इंडिकेटेड टू हेल्प क्लेरिफाई एंड कोप विद कंसर्न, हम उसको काउंसलिंग करेंगे कि अगर आप किसी के साथ क्लेरिफाई एंड कोप विद कंसर्न, किसी की हेल्प करेंगे, मतलब कि अगर आप जो है एज ए नर्स हम उसको बताएंगे कि अगर आप जो है प्रॉपरली तौर पर कॉप करेंगे कंसर्न के साथ, जो भी सिचुएशन है उसके साथ आप कॉप कर लें, एक आप मिल जाए कि हाँ ठीक है ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, अब एक्सेप्ट कर लें, जो चीज़ थी वो हो गई, अब ये नहीं होगी, तो हम उसके इस बारे में काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। हम उसको बताएंगे कि अब देखें इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन में जो आपको बताया गया है ना, वो ये है कि हम अगर वो पेशेंट हमारे पास आता है, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, उसका स्ट्रेस ये है कि उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, ठीक है। अब हम उसको ये समझाएंगे कि देखें, और डेथ कब हुई है, 2 दिन पहले, और 2 दिन से उसकी ये कंडीशन है, उसका बिहेवियर चेंज है, उसके थॉट्स चेंज है, उसके इमोशंस चेंज है, उसकी फीलिंग्स चेंज है, उसका भी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटली तौर पे वो इम्पेयर्ड है, प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि उसको समझाएंगे कि देखें जाने वाला था चला गया, अब हर किसी ने जाना है, हर एक ने तो यहाँ नहीं रहना, ठीक है, ये तो जैसे कहते हैं ना कि मौत तो बरहक है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अब आप क्या करें कि उनके लिए दुआ करें, लेकिन आप उस सूरत में करेंगे ना कि अगर आप जो है अपने आप को बेहतर फील करवाएंगे, अगर आप जो है हेल्दी रहेंगे तो ही आप कुछ कर सकते हैं ना। इसी तरीके से तो आप जो है अपने आप को अच्छा फील नहीं करवा सकते। अब आप देखें, अपने अपने बहन भाइयों को भी देखना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन होती है तो हम उसके साथ उसको डील कर रहे होते हैं ताकि उसको समझ आ जाए। तो ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन, कंप्लीट हुई, जो कि इम्प्लीमेंटेशन पे आके एंड हुई है, ठीक है। तो इसके हवाले से अगर कोई भी किसी भी कन्फ्लिक्ट हो अगर आपको, या कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई भी क्वेरी हो, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।